हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे थे। इलास्टिसिटी डिमांड में हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा क्लास है, फोर्थ क्लास है और लास्ट क्लास है। उसके बाद कुछ डाउट होगा तो ये हम डिस्कस कर लिए थे। ये पांचों बताए थे आपको, जाकर देखिए कॉपी में, पांचों बताए थे, 1 2 3। सबसे पहले बताए थे ए वाला, उसके बाद ए वाला, उसके बाद ए वाला। लेस इलास्टिक में क्या बताए थे, स्टीपर इसको बोलते हैं, इसको फ्लैटर बोलते हैं। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एक क्वेश्चन सेम पूछा है, यदि ईडी का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा तो कितना होगा वैल्यू, बताए थे। क्लियर है, बहुत बार पूछा है। उसके बाद आ जाइए हम परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आर्क मेथड। ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मेजरमेंट का तरीका है। ये अलग अलग व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था तो देखिए, याद रखिएगा, परसेंटेज मेथड को फ्लक्स दिए थे और आपका पॉइंट मेथड को मार्शल दिए थे, एक्सपेंडिचर मेथड को मार्शल दिए थे, और जो आर्क मेथड है RGD एलन दिए थे। उसके बाद आइए, ये हम डिस्कस करके इसके बारे में हम बताए थे, डिराइव करके बताए थे। अब है ये हमारा जो बचा हुआ है, ये आपका है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल्स में पढ़े हैं, बताया ना जी। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को हम लोग डिस्कस किए हैं ना, बोलो ना जी, उसी में सब टाइप था। सेकेंड है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। पहले इनकम इलास्टिसिटी डिमांड करते हैं, लिखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय की मांग लोच। है ना, क्या करेंगे हम लोग, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। देखो मीनिंग मतलब अर्थ, लिखो जल्दी सा। इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड दोनों भाषा में बोल देते हैं, इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम। आय की मांग लोच वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और आय और उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ प्राइस नहीं होगा, इनकम होगा। यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा, क्या होगा, प्लस साइन होगा। नहीं कुछ है तो मतलब प्लस साइन है। क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं पहले कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा। तो दोनों में संबंध कैसा है, दोनों में संबंध पॉजिटिव संबंध है। हम लोग डिमांड थ्योरी में इसको हम अच्छे तरीके से किए थे। क्लियर है, अब जो है नोट कर लिए। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पर, और हम लोग इसको लिखते हैं, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्लियर है। अब जैसे कि एक टेबल लेते हैं, एक डिमांड शेड्यूल है, ये प्राइस का नहीं है बल्कि किसका है, इनकम का है। ठीक है, तो लिए अब देखो यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर इनकम है। 10 रुपये इनकम है तो 20 किलो का डिमांड है, 20 रुपये इनकम है तो 30 किलो का डिमांड है, और भी बढ़ सकता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसको, यहाँ सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पर होगा इनकम, क्या होगा, यहाँ पे होगा डिमांड, यहाँ पर होगा इनकम, यहाँ पे होगा क्वांटिटी डिमांड। तो इसको बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे I1, इसको बोलेंगे Q, इसको बोलेंगे Q1। ठीक है, मतलब अभी वाला इनकम, इसके बाद वाला इनकम नोटेशन है।
अब जब हम पहले ही बताए थे परसेंटेज चेंज इन इनकम करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इनका मतलब I1 माइनस I बटा I इंटू 100। कहीं कहीं पर इनकम को Y से डिनोट करता है तो Y1 माइनस Y अपॉन Y इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। और I1 माइनस I को डेल्टा I से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। उसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन क्या, क्वांटिटी डिमांड, तो Q1 माइनस Q बाई Q इंटू 100। तो Q1 माइनस Q को डेल्टा Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब हम पहले बहुत बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखो वैल्यू रख दो, क्या रखेंगे, यहाँ देखो Q1 माइनस Q बाई Q इंटू 100, एक किसकी जगह पर रखे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई I1 माइनस I बाई I इंटू 100, है ना। इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो अब जो है आपका 100 तो कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई Q और डेल्टा I अपॉन I। आगे लिखिएगा डेल्टा Q बाई Q डिवाइड कर दीजिए डेल्टा I अपॉन I, या और आगे डेल्टा Q बाई Q इंटू हो जाएगा I अपॉन डेल्टा I, और लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा I इंटू I अपॉन Q। यही हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको EI कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा, EI। समझ गए, यानी आपका ए वाला फार्मूला रहे या ए वाला फार्मूला रहे या कोई वाला रहे तो सब आप देख सकते हैं। समझ में आया, यह है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फार्मूला हुआ। आई मतलब इनकम, अगर कहीं वाई नोटेशन है, कहीं वाई से इनकम हो सकता है, डी नहीं रहेगा, या तो आई रहेगा या तो वाई रहेगा। ठीक है, हो गया। ए हो गया इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। हम चलिए बोर्ड पे आते हैं। ए भी हो गया आपका, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी का डिग्री वही होता है। जैसे मान लिया कि EI का वैल्यू 1 है, EI का वैल्यू मोर देन 1, EI का वैल्यू लेस देन 1, EI का वैल्यू इक्वल टू 0, EI का वैल्यू इन्फिनिटी। हालांकि तीन को होता है, बाकी दो तो एक्सेप्शनल है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको 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 बोलेंगे यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी या यूनिटरी इनकम इलास्टिक या यूनिट इनकम इलास्टिक, या की मांग की इकाई लोच, कुछ भी कर सकते हैं। इसको बोलेंगे मोर इनकम इलास्टिक, मतलब अधिक मांग लोचदार। थोड़ा सा इनकम बढ़ेगा तो कुछ चीज़ें की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। जैसे सोफ़ा है, जैसे आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन डिमांड आपको दूसरे की चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर लग्जरियस गुड्स में। और इसको बोलते हैं लेस इनकम इलास्टिक। ये क्या होता है, जैसे रोटी है, चावल है, दाल है, इनकम बहुत बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के वस्तुओं में चेंज आपका नहीं होगा। एक कुछ बोलते हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब होता है बेलोचदार। इन इलास्टिक इनकम डिमांड या परफेक्टली इन, है ना, या परफेक्टली इलास्टिक इनकम इलास्टिक डिमांड, ये बस वही होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछता है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी के लिए ये भी आपका होना चाहिए। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उतना भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो।
ठीक है। देखो अब यहाँ पे है, एक पूछता है कि जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप पढ़ते भी हैं कि जो हमारा प्राइस और डिमांड है, पढ़ते हैं ना, तो प्राइस और डिमांड के बीच जो रिलेशन होता है ना, डाउनवर्ड स्लोप होता है, बताए थे, हायर द प्राइस। लेकिन इनकम और डिमांड के बीच जो रिलेशन होता है ना, वो अपवर्ड होता है। यदि यहाँ पर इनकम रहे और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड रहे तो क्या पढ़ेंगे, हायर द इनकम हायर डिमांड, लोअर द इनकम लोअर डिमांड। अगर गुड्स नॉर्मल हो तब क्या हो, गुड्स नॉर्मल हो तब। एक होता है इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, इसको बोलते हैं घटिया किस्म का वस्तु, या जैसे इन्फीरियर मतलब डर जाता है लोग, इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया वस्तु, इन्फीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। तो जब आपका इनकम बढ़ता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घटता है ना। जैसे अभी जैसे तैसे शर्ट पैंट पहन लेते हैं, जब इनकम आपकी 1 लाख महीना होगा तो जो आज आपके लिए नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स को सुपीरियर गुड्स कहते हैं, याद रखिएगा ये सब, नॉर्मल गुड्स को ही सुपीरियर गुड्स कहते हैं। तो कहेगा नॉर्मल गुड्स के केस में तो हमारा इनकम डिमांड रिलेशन कैसा होगा, तो अपवर्ड स्लोप होगा। और अगर कहेगा सुपीरियर गुड्स है तो अपवर्ड होगा, नॉर्मल और सुपीरियर एक ही गुड्स है। लेकिन जो इन्फीरियर गुड्स है वैसी स्थिति में हमारा इनकम और डिमांड का जो ई होगा वो कैसा हो जाएगा, वो आपका इस तरीके से हो जाएगा, है ना। क्या होगा, ए है इनकम, ए है क्वांटिटी डिमांड। फिलहाल समझ लीजिए, यहाँ लिख देते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब सामान्य वस्तुओं की स्थिति में, जो सामान्य है, जो जनरल यूज करते हैं, लिख देते हैं सामान्य वस्तुओं की स्थिति में, लिख लीजिए। ये कैसा होगा, जब होगा इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इसको क्या बोलते हैं, घटिया वस्तु, अंग्रेजी में कहते हैं लो क्वालिटी गुड्स। क्या बोलेंगे, लो क्वालिटी गुड्स। समझ गए। आ रहा है समझ में, ये कुछ कुछ पूरा जाके पढ़िए तो पूरा समझ में आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, डायरेक्ट क्वेश्चन किए, इसने बता दिए डायरेक्ट क्वेश्चन किया, अब याद रखिए, हम बताते हैं मतलब क्वेश्चन पूछा है कहीं तो याद रखिएगा, याद रखोगे ना जी। क्या रखोगे कि जब इन्फीरियर गुड्स है तो इनकम डिमांड का ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, यानी नेगेटिव रिलेशन है। और जब नॉर्मल गुड्स है तो पॉजिटिव इफेक्ट है इनकम और डिमांड के बीच में, पॉजिटिव रिलेशन आपका है। चलिए फिर से आते हैं बोर्ड पे, आ जाए। अब एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड समझिए, इसका मतलब क्या होता है, देखो इससे फॉर्मूला याद रखिए कि ई क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। मतलब यदि वाई के प्राइस में चेंज होगा तो एक्स में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इसको बोलते क्रॉस डिमांड। बताए थे ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार पे फर्क पड़ जाएगा, कॉफ़ी का रेट बढ़ेगा घटेगा तो चाय पे फर्क पड़ जाएगा। उसी को बोलते क्रॉस डिमांड। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, मतलब बगल और दुकानदार वाला कुछ कर दिया, इसको फर्क पड़ जाता है। जैसे आज क्रॉस इफेक्ट हुआ ना कि ऑनलाइन कोचिंग आया तो ऑफलाइन कोचिंग डिस्टर्ब हो गया, ये क्रॉस इफेक्ट है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है। तो ए फार्मूला लिखे, सेम चीज़ पूछा हुआ है, हम आगे और बताएंगे क्या लिखा हुआ है। इसी का मतलब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन दिए थे इसको जी, बताए थे प्रैक्टिस में, सेम क्वेश्चन पूछा है ना, सेम क्वेश्चन पूछा है, मूर साहब ने दिया था, देख लेना जाके, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्वेश्चन है जी तुम्हारा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं, सेट बनाइए जाके देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि जो हम बता रहे हैं बीच बीच में, मतलब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई।
इसको डिराइव करके बताएंगे, चिंता ना करो, लेकिन पहले बता दिए क्योंकि सेम चीज़ दिया हुआ है, टिक लगाना है तो टिक लगा दीजिएगा। इसी का मतलब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, तिरछी मांग। ठीक, अब देखो बोर्ड पे आ जाओ। आर्क वाला हम बता चुके हैं। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, इसको देखो घर पे लिख लेना, वैसे हम पढ़ देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ लिखा रहेगा, क्या कौन सा है, सेम चीज़ लिखा हुआ है और कहेगा बताइए कौन सा इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन पूछा ना ऐसा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों भाषा में तुम्हारा सामने है कि व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। द क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, देखो द क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस, देखो इलास्टिक का मतलब और एक चीज़ समझो, इलास्टिसिटी होता है ना, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या बताए थे, इलास्टिसिटी का मतलब चेंज बताए थे, इलास्टिसिटी का मतलब रिस्पॉन्स बताए थे। यहाँ पर रिस्पॉन्स है कि प्राइस में चेंज होगा तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या होगा, इसलिए इलास्टिसिटी का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस होता है। क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है। इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड्स प्राइस फॉर द अनदर गुड्स, हम यही ले लिए हैं, दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज होने पर दूसरे गुड्स में डिमांड में फर्क पड़ जाता है। आल्सो कॉल क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। दिस मेजरमेंट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड्स एंड डिवाइडिंग इट बाय द परसेंटेज चेंज ऑफ अनदर गुड्स। होगा, छूट गया है अनदर गुड्स, जो कि हम आपको बता चुके हैं, इसके पहले ही बता चुके थे। क्लियर है, यानी कि जो हमारा है, देख लो हिंदी वाले विद्यार्थी भी, कि मांग की क्रॉस लोच एक आर्थिक अवधारणा है जो किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर एक वस्तु की मांग में प्रतिक्रिया को मापती है। इस मांग की क्रॉस प्राइस लोच भी कहा जाता है। इस माप की गणना एक वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन लेकर और दूसरे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके की जाती है। बता दिए हैं, सेम चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया रहेगा, सेम चीज़ दिया रहेगा, कहेगा बताइए कौन सा इलास्टिसिटी है, लिखिएगा क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। उसका फार्मूला देख लिए, किसने दिया वो भी देख लिए, सेम क्वेश्चन आपको रिपीट किया हुआ है कई एक बार। अब इसमें से कभी कभी रहता है उसमें से तीन को, ऊपर में से दो कौन सही है, तीन को कौन सही है, तो इसका 5 फैक्ट है, पाँचों देख लीजिएगा। आप लोग मैक्सिमम हिंदी विद्यार्थी हैं, दोनों भाषा में। मांग की क्रॉस लोच एक आर्थिक अवधारणा है जो एक वस्तु की मात्रा में प्रतिक्रिया को मापती है जब किसी अन्य वस्तु की कीमत बदलती है। कंसेप्ट क्लियर है? पहला लाइन देखो, पहला लाइन। दूसरा है जब किसी अन्य वस्तु की संस्थानपन वस्तुएं, स्थानपन वस्तु कहते हैं, सब्स्टिट्यूट को कहते हैं, कि मांग की क्रॉस लोच हमेशा सकारात्मक होती है, क्योंकि जब स्थानपन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो एक वस्तु की मांग बढ़ जाती है। प्राइस में और दूसरे के डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होगा। जैसे चाय और कॉफ़ी याद कीजिए, मान ले कि कॉफ़ी और चाय है, तो कॉफ़ी पहले से महंगा होता है, तो कॉफ़ी का प्राइस थोड़ा और बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ा किसका, कॉफ़ी का, तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। यानी दोनों में रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम क्रॉस ले रहे हैं, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा किसका, कॉफ़ी का, डिमांड किसका बढ़ा गया, चाय का, तो दोनों में कैसा संबंध होगा, सकारात्मक होगा। याद, सेकंड सेंटेंस। तीसरा है कीमत बदलती है, तो एक उसके बाद देखो वैकल्पिक रूप से पूरक वस्तुओं की कीमत, पूरक वस्तुएं कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चाहे जैसे कार है, पेट्रोल है ना। क्रॉस लोच नकारात्मक होती है तो इसका नकारात्मक हो जाएगा। कैसे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, तो इसमें दोनों वस्तुओं के बीच में कैसा संबंध होगा, क्रॉस ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा, अभी तो याद होगा, बाद में भूल जाता है लोग। उसके बाद है, चलो बस यही चीज़ का मेन कंसेप्ट था, दोनों भाषा में है। क्लास के बाद शेयर कर देंगे, लिख लीजिए कॉपी में, थोड़ा सा है लिखने में समय लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखो जो हम बताए हैं सब हम नोट्स के रूप में बता दिए हैं, कि किसी किताब से लिया गया, चिंता ना करो। किसमें, सब में रहेगा। तो अरे भगवान जी तो जो किताब में है क्वेश्चन वही नहीं पूछेगा। कुछ गधा लोग कहते रहता है ना कि सर वही किताब बस पढ़ा देंगे। अरे गधा कहाँ से पढ़ाएगा आदमी, किताबें पढ़ के वहाँ पे जाना है।
बहुत रेफरेंस दे देता है लोग, किस किताब से पढ़ के आना। अभी यहाँ लोग कहता है कि हम नेट से पढ़ें कि पंकज सर से पढ़ें कि कॉलेज में पढ़ें, वहाँ जो तुम टिक लगा के आओगे वही तुम्हारा ऑथेंटिक बात होगा। अब कभी कभी लोग कहता है अरे अरे कहीं से हम खोज कहीं नहीं देंगे। जैसे मैंने आपको कल एक किताब भेजा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छी किताब, देखिएगा। वो ऐसी किताब है, लगता है इसी से सब क्वेश्चन सेट किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, डिफिनेशन है, सब दिया है, क्लियर है। तो आप कहीं से पढ़िए, आंसर सही टिक लगा के आइए। वो तो मेथड है, इंटरनेट से भी थोड़ा ले लिए, थोड़ा किताब से भी ले लिए, थोड़ा सर से भी पढ़िए, थोड़ा सेल्फ पर स्टडी कर लिए, अल्टीमेटली क्वेश्चन में टिक सही लगा के आना चाहिए। अब देखो हमें सब बता दिए हैं, बस हम समझाना है। हम शुरू में बता दिए थे, क्या बताए थे, देखो फिर से, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी EC, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स, जिसे हम निकालते हैं, बता देते हैं इसे। जैसे देखो हम क्या बताए थे आपको, EC हम क्या बताए हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Q1 माइनस Q बाई Q इंटू क्या 100, यहाँ x कर दो, QX, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं PX1 माइनस PX बाई PX इंटू 100, यही चीज़ तो है, यही ना है। हाँ देखो यही चीज़ किया है, सेम चीज़ किया है, हम चूँकि बता दिए हैं, हम जो बताएं हम डिराइव भी कर देते हैं। तो आगे जब कहिएगा तो क्या आएगा, ये तुम्हारा ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डेल्टा QX बाई QX डेल्टा PX बाई PX, है ना, आयन सेम चीज़। और आगे जब सोल्व कीजिएगा और आगे इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा QX बाई QX डिवाइड कर दो डेल्टा PX बाई PX, या डेल्टा QX है ना बाई QX इंटू करोगे तो PX ऊपर चला जाएगा, डेल्टा PX नीचे चला आएगा। और क्या कर सकते हो, डेल्टा QX बाई, इसको इधर कर लें, डेल्टा PX इंटू PX अपॉन QX, ठीक है, यही चीज़ तो है। QX बाई PX, वाई आ गया ना, यहाँ सॉरी वाई होगा जी, यहाँ वाई होगा, छूट गया, छूटने गया, गलती से हो गया, यहाँ सब क्या होगा PY। रुको 1 मिनट, पूरा चेंज कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ हम सब जगह एक ही लिख दिए हैं, यहाँ क्या हो जाएगा PY1 माइनस P बाई PY इंटू 100। अब कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, चलिए ऐसे यहाँ निकाल के दे दिए हैं। अब देखिए एग्ज़ाम में या तो A रहेगा या तो A रहेगा या तो A रहेगा, कहेगा बताइए उसमें से एगो सही है कि कौन सही नहीं है कि एक से अधिक सही है, तो लगाइएगा, ऐसे ना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब एक लास्ट बचा है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या ये बहुत कम लोग जानते भी हैं, पूछते भी हैं। इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन सेल ऑफ डिमांड, सेल फॉर क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। मतलब कि एडवर्टीजमेंट में खर्च बढ़ने से हमारा जो है, जो मार्केट में सेल है जो वस्तु का, वो डिमांड कितना बढ़ा, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन सेल डिमांड और डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट, है ना, है बस में लिख लो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। ये पूछा कभी नहीं है, हम इसलिए ऐड कर दिए हैं कि भाई कुछ है। परसेंटेज चेंज, प्रतिशत परिवर्तन लिखो ना, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन या सेल में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई एडवर्टीजमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, एडवर्टीजमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ
विज्ञापन खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या परसेंटेज चेंज इन सेल डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यही इसका फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग ये सब कर लिए। अब एक लास्ट बचा है, वो एक क्वेश्चन ये रहता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो चलिए लिखते हैं, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग elasticity of demand, factors affecting elasticity of demand, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। हाँ एक ही होता है, लिखो, लिखा देते हैं बस। पहला लिखो एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, वस्तुओं की उपलब्धता। देखो जिस वस्तु का जितना अधिक सब्स्टिट्यूट होगा उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा, है ना। जैसे थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर दूसरे तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट कम होगा तो लेस इलास्टिक होगा, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो इन इलास्टिक होगा, जैसे नमक का। दूसरा लिखो नेचर ऑफ द कमोडिटी, वस्तुओं की प्रकृति कैसा है गुड्स, नूड्स है ना, नेचर ऑफ गुड्स, वस्तुओं की प्रकृति। अगर गुड्स नेसेसरी है, क्या है गुड्स, अगर नेसेसरी गुड्स है तो लेस इलास्टिक होगा, कंफर्टेबल गुड्स है, लग्जरियस गुड्स है तो मोर इलास्टिक होगा, है ना। नेसेसरी गुड्स समझते हैं, रोटी चावल दाल, लेस इलास्टिक मतलब लेस परिवर्तनशील, कम परिवर्तनशील। तीसरा लिखो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी, टिकाऊपन जिसको बोलते हैं। जैसे कोई वस्तु टिकाऊ है ना तो उसका जो है टिकाऊपन वस्तु तो लेस इलास्टिक होगा। उसके बाद लिखो डिफरेंट यूजेज ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं की विभिन्न प्रकार के उपयोग, वस्तुओं का विभिन्न प्रकार का उपयोग, जैसे कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा है। इस अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम जाएगा तो एसी चलाएंगे, हीटर चलाएंगे, खाना उसी पर बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड क्या होता है, हाईली इलास्टिक होता है। या कोई ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग बहुत सारे वस्तुओं में होता है। उसके बाद लिखो पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, उपभोग का स्थगन, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, उपभोग का स्थगन। जैसे गोल्ड है ना, अगर सोना का रेट बहुत बढ़ जाए तो इसका डिमांड क्या होगा, एकदम घट जाएगा। क्या है कि कोई ज़रूरी इसका है ना, हाईली इलास्टिक। गोल्ड क्या होता है, हाईली इलास्टिक गुड्स है, लिख लो गोल्ड इज हाईली इलास्टिक गुड्स। नेक्स्ट लिखो प्राइस लेवल और टाइम पीरियड, प्राइस लेवल और टाइम पीरियड। जैसे कुछ कुछ सामान का दाम बहुत कम होता है, जैसे हो गया न्यूज़पेपर हो गया, माचिस हो गया, बूट पॉलिश हो गया, ये सब का प्राइस बहुत नॉमिनल होता है तो ये लेस इलास्टिक होता है। जिसका प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा होता है वो हाईली इलास्टिक होता है, यानी कम दाम वाला वस्तुएं लेस इलास्टिक होता है। टाइम पीरियड, टाइम क्या, जैसे अभी मान लो बरसात हो गई, रेनकोट का डिमांड बढ़ जाएगा, तो इससे ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो ये था आपका मांग का लोच। अब है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, और एक क्वेश्चन अभी हम और दे रहे हैं, इसको आप बनाइए, दिखाइए बना के। लिखो एक क्वेश्चन है, इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेज बाय 50%, 15%, इट्स डिमांड फॉल बाय 30%, 30%। हिंदी में बोल रहे हैं, दोनों भाषा में बोलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कह रहा है कि यदि वस्तुओं
के मूल्य में 15% से प्राइस बढ़ती है तो 30% से डिमांड गिरती है। तो 30% से डिमांड गिरती है, बताइए मांग की लोच का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको हम बताए थे ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताए थे जी, देखो माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वेश्चन में क्या है बोलो, प्राइस कितना परसेंट से बढ़ा, 15% से प्राइस बढ़ गया, 15 प्लस कर दो, 30% डिमांड क्या हुआ, घट गया, तो -30 कर दो। घटना मतलब माइनस, बढ़ना मतलब प्लस, 15 दूनी 30, ईडी का वैल्यू कितना आएगा 2, तो क्या होगा, मोर इलास्टिक डिमांड, अधिक लोचदार मांग, अधिक लोचदार मांग। ठीक है, इसी टाइप से मान लेके एक टेबल कभी कभी दे देगा, हम वो भी बता देते हैं, जो अलग अलग स्टेट में पूछा है ना, सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे देखो जैसे मान ले यहाँ दिया प्राइस, यहाँ दिया क्वांटिटी डिमांड, 10 है 20 है, और ये प्राइस 20 रुपया हो गया, तो डिमांड घटकर 8 रुपया हो गया। तो कहता है कि ये जो निम्नलिखित, इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, या इसको बोलते हैं मांग की तालिका। कहेगा निम्नलिखित मांग की तालिका पर मांग की लोच का वैल्यू ज्ञात करें, है ना। तो मांग की लोच का जो अभी कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा, अगर नया है, ईडी इक्वल टू क्या होता है जी, माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, पी बाई क्यू बताया था ना। यहाँ क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस क्यू, P1 माइनस पी, पी बाई क्यू। ठीक है, तो इसका ये जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P। ठीक है, वैल्यू रखिएगा 8 माइनस 20, 20 माइनस 10, P कितना है 10, Q कितना है 20, कट गया, यहाँ क्या होगा -12 बाई 10, 1 बाई 2, तो 6 दूनी 12, माइनस पहले से है, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, तो 6 बटा क्या हो जाएगा 10, वैल्यू क्या आएगा लेस देन 1, तो वैल्यू क्या होगा लेस इलास्टिक, क्या होगा लेस इलास्टिक। समझ गए। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप उसको बना। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में कोएफिशिएंट माइनस दिया रहेगा, कभी कभी तो कोएफिशिएंट अगर माइनस दिया रहेगा तो उसमें फार्मूला को माइनस साइन हटा के बनाइएगा, तो क्वेश्चन सही बन जाएगा। हम उसका एक अलग से 10-20 क्वेश्चन इलास्टिसिटी डिमांड का बता देंगे, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन इसमें नहीं बच जाए, हर तरह का क्वेश्चन को बता देंगे। वैसे जो पहला लेक्चर मेरा था उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बताए थे, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है आप जो है अगर किसी तरह से छोटा मोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे, बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा विवेकपूर्ण सोचिएगा, बैठिएगा, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के टेबल में हो, चाहे परसेंटेज अगर दिया रहे, चाहे टेबल दिया रहे, चाहे कभी कभी होता है ना कि प्राइस 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपया हो गया, है ना, प्राइस 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपया हो गया, मांग 15 से घटकर 7 किलो हो गया, तो बताइए मांग की लोच क्या है। इस तरह क्वेश्चन लिख लो। यदि वस्तु का मूल्य 10 रुपया से बढ़कर 12 रुपया हो गया, यदि वस्तु का मूल्य 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपया हो गया, हाँ, मांग 15 केजी से 7 केजी हो गया, बताइए इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू क्या होगा। मांग 15 से 7 किलो हो गया, बताइए मांग की लोच क्या होगा, है ना, समझ गए, सिंपल है।
मान ले क्वेश्चन पूछेगा इफ प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम ₹10 to ₹12, डिमांड डिक्रीजेज फ्रॉम 15 kg to 7 kg, बताइए प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होगा। तो जब भी इस तरह से रहे थे क्या होगा, ये P होगा, ये तुम्हारा P1 हो जाएगा, ये Q होगा, ये Q1 हो जाएगा। ED का इन होता है जी, डेल्टा Q बाई डेल्टा P, P बाई Q, Q1 माइनस Q, P1 माइनस P, P बाई Q। अब तो बन जाएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो फार्मूला कभी भूलिएगा नहीं, है ना, और इसका यूजेज भी आपको याद होते चला जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए।